नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ आज शुरू करने वाला हूं इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉज फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। दिस इज पेपर नंबर 3 कैरिंग 100 मार्क्स। और इस पेपर की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है और इस पेपर का ये नाम क्यों रखा गया, मैं इस बारे में सभी क्या क्या आज पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, क्या आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी है, लॉ के क्वेश्चंस किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं, ये सब बात मैं आपको आज के इस सेशन में बताने वाला हूं। और इस पेपर से जो नॉलेज आप लेंगे उस नॉलेज का आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आपको एज अ सीएस काम करने में किस तरह से ये नॉलेज आपको मदद करेगी, वो सब बातें इन लेक्चर्स के दौरान मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फ्रॉम करंट कॉर्पोरेट सिनेरियो, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरे, मैं उनको भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट कॉर्पोरेट्स में बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, वो भी समय समय पर मेरे से अपने रियल एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं, तो उन सब एक्सपीरियंसेस को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बच्चे, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके आने वाले अटेम्प्ट में ये लेक्चर हाईली रिलेवेंट है और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की जितने भी लेटेस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गाइडलाइंस हैं, अपडेट्स हैं, उन सब को इस बैच में कवर किया जाएगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने नोटबुक को और जो मटेरियल मैं आपको बोलूं उसे प्रिपेयर करके रखना है। इस पेपर को करते वक्त स्टूडेंट्स, अगर आप आईसीएसआई के आफ्टर रिजल्ट्स, जो इंस्टीट्यूट की जो डायरेक्शंस होती हैं, जो गाइडलाइंस होती हैं, इंस्टीट्यूट इशू करता है कि किस बच्चे ने किस सब्जेक्ट में कैसा परफॉर्म किया, ओवरऑल स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को एनालिसिस करके आईसीएसआई स्टूडेंट कम्युनिटी को बताता है। तो उसमें ये देखा गया, आजकल वो एक चीज आनी बंद हो गई है। स्टूडेंट कंपनी सेक्रेटरी के अंदर एक स्पेशल पार्ट होता था जिसमें एग्जाम वाइज बच्चों की परफॉर्मेंस का एनालिसिस होता था, लेकिन वो आजकल शायद आना बंद हो गया है। रिजल्ट के नेक्स्ट एडिशन में वो चीजें आती थी, लेकिन अब मेरे ख्याल से वो चीजें बंद कर दी है इंस्टीट्यूट ने। बहरहाल, ये मेरे 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है कि इस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स सबसे बुरा परफॉर्म करते हैं। एक तो उसका कारण ये है, उसके कई कारण हैं, उसका एक नहीं कई कारण है कि बच्चे इस पेपर में परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते। एक कारण तो ये है कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। दूसरा कारण ये है कि बच्चे इसको थियोरेटिकल सब्जेक्ट समझते हैं, पहले सारा ध्यान वो टैक्स, अकाउंट्स या कॉस्टिंग में खर्च कर देते हैं और बचे हुए आखिरी समय में इस पेपर को उठाते हैं। सिलेबस क्योंकि बहुत बुरा है, एडिक्वेट टाइम नहीं दे पाते स्टूडेंट्स, तो बुरी परफॉर्मेंस के लिए ये बात जिम्मेदार है। और तीसरी बात यह है कि स्टूडेंट्स को राइट डायरेक्शन नहीं दी जाती, उनको असल में ये पता नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में जो बुक है उसमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 15 से 20 नंबर के एग्जाम में आ जाती है, और जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपके हाथ में है वो तो इररिलेवेंट हो चुकी है। अब आप 100 पेज पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, उनको याद करते करते थक जाएंगे, लेकिन आपको ये पता ही नहीं होगा कि जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मैं इस बुक से पढ़ रहा हूं वो तो एग्जाम में आनी ही नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स अपने आप को अपडेट्स नहीं रख पाते। इसका कारण यह है कि आप अपने आप को अपडेट नहीं रखते। तो अगर आप अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप सही तरीके से पढ़ें, तो ये जरूरी है कि आप सही गाइडेंस में अपनी कोचिंग करें। तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि आपको जो लेटेस्ट, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आईसीएसआई इशू करेगा, वो सभी आपके इस लेक्चर में, इस कोर्स में कवर की जाएंगी। इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ की बात हम कर रहे हैं। देखो, लॉज मतलब कई सारे एक्ट, प्लूरल वर्ड है ये। लॉज एक होता है लॉ, एक होता है लॉज। लॉज मतलब बहुत सारे कानून, और दो तरह के कानून पढ़ोगे, एक इकोनॉमिक और एक कमर्शियल।
इकोनॉमिक मतलब ऐसे कानून जिसका डायरेक्ट इफेक्ट आता है हमारी इकोनॉमी पर, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंपटीशन एक्ट 2002, फेमा 1999। और इसमें कुछ ऐसे एक्ट हैं जो हमारे को बिजनेस ट्रांजैक्शन करने में फैसिलिटेट करते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, स्टाम्प एक्ट हो गया, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट है। यानी ऐसे कानून हैं जो हमारे को कमर्शियल एक्टिविटी करने में फैसिलिटेट करते हैं, हेल्प करते हैं। तो दो तरह के कानून हैं इसमें, और इस सिलेबस को करने के लिए आपको किस लेवल ऑफ नॉलेज से काम करना पड़ेगा ये आपको हम बताएंगे। शाबाश। ये आप अपनी स्टडी मटेरियल को, ये मेरे सामने आपका स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्म में है, यानी मैं ई कॉपी इसकी मैंने खोली हुई है, और इसने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉज का डिटेल में ऑब्जेक्टिव लिखा है। रेयर स्टूडेंट्स इस पेज को पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस पेज को डिटेल में पढ़ें, और अगर इस पेज का कोई ऐसा पार्ट है कि जो आपके समझ में नहीं आया वो आप मुझसे पूछें। इसके बाद हम आगे चलें। तो इंस्टीट्यूट ने आपके सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड किया है। इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ कैरीज 100 मार्क्स, और पार्ट ए में एडवांस नॉलेज चाहिए, पार्ट बी में वर्किंग नॉलेज चाहिए। पार्ट ए कैरीज 70 मार्क्स एंड पार्ट बी कैरी 30 मार्क्स। तो दो पार्ट में आपका सिलेबस डिवाइडेड है। 70 मार्क्स के लिए पार्ट ए है और 30 मार्क्स के लिए पार्ट बी है। दोनों में से आपको दोनों को मिलाकर सुन लीजिए ध्यान से, एग्रीगेट आपको 50 मार्क्स स्कोर करने हैं और मिनिमम आपको 40 मार्क्स स्कोर करने हैं। शाबाश। 50 मार्क्स मतलब आपके टारगेट होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट। अगर आप 40 मार्क्स भी अगर इसमें स्कोर करते हैं और अदर सब्जेक्ट्स में आपके 50 प्लस आ जाते हैं तो आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाता है। यानी एग्रीगेट 50 मार्क्स चाहिए सभी पेपर्स में, और किसी एक पेपर में आपको 40 मार्क्स स्कोर करने हैं। तो पार्ट ए के कंटेंट दिए हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। अब इस क्लास के दो पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट्स में मैं इन सभी कंटेंट्स को ब्रीफली डिस्कस करूंगा। आप सब बच्चे ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। पहले पार्ट ए के कंटेंट को हम डिस्कस करेंगे और इंडिविजुअली मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा चैप्टर आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा और उस चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यूजुअली आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई तरह के आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन इसमें होंगे, क्योंकि 70 मार्क्स के लिए एडवांस नॉलेज चाहिए, तो 70 मार्क्स के लिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, देखो आप नॉलेज लेते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, उससे आपको नॉलेज मिलती है। एक तो आपकी डायरेक्ट नॉलेज चेक की जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ते हो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट आर द बेसिक राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि मिस्टर ए ने एक डॉक्टर से दवाई ली और उसको दवाई से रिएक्शन हो गया, अब वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केस फाइल करना चाहता है। तो ए को, बीइंग अ लीगल एक्सपर्ट, ए को आप एडवाइस करो कि क्या वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केस फाइल कर सकता है। ऐसे क्वेश्चन को मैं बोलता हूं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो दो तरह के सवाल आते हैं एग्जाम में, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और दूसरा आता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो पार्ट ए में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, कम क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। पार्ट बी में डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कम मिलेंगे। दोनों में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, दोनों में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन और एप्लीकेशन क्वेश्चन पर कोई डाउट है तो मेरा फोन नंबर नोट कर लीजिए बेटा। माय फोन नंबर इज 9818050252। आपको इस सब्जेक्ट की कोई भी अगर दिक्कत है, कोई भी आपको इसमें कोई भी आपको डाउट है, तो आप क्या करेंगे, मेरे को इस फोन नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो बात भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। माय फोन नंबर इज 9818050252।
252। शाबाश, आप इस नंबर को नोट कर लीजिए, सेव कर लीजिए, और ये नंबर आपको CS बनने में काफी हेल्प करने वाला है। शाबाश। अब हम अपने वापस अपनी उस पे जो कंटेंट्स हैं उनको तो पहला चैप्टर ये है आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। दो लोगों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है, दो लोग हैं, मैं ब्रीफली सभी चैप्टर को एक बारी पहले डिस्कस करूंगा, तो लगभग इसमें 2 क्लासेस लग जाएंगी हमारी। चलिए आइए हम इस बात को डिस्कस करते हैं। मैं बता रहा हूं कि एक्सचेंज क्या होती है, और आपकी स्टडी मटेरियल का और आपके अमेंडमेंट का एक एक वर्ड, एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर किया जाएगा। साथ में क्लास के एंड में यह भी मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या मटेरियल इकट्ठा करना है तैयारी करने के लिए। तो स्टूडेंट्स के मन में सबसे बड़ा सवाल होता है नोट्स। हर एक स्टूडेंट नोट्स खोजने में लगा हुआ है कि मुझे इजी से इजी लैंग्वेज में नोट्स मिल जाएं। तो क्या स्टडी मटेरियल आपने इकट्ठा करना है, क्लास के लास्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स बेस्ट नोट्स क्या हो सकते हैं ECL के लिए। तो जब ये सारे कंटेंट खत्म हो जाएंगे तो इस बात की चर्चा हम करेंगे कि ECL के बेस्ट नोट्स क्या हो सकते हैं। शाबाश। आइए, सबसे पहला कंटेंट है आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ये कानून है जो एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। अब एक ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 पर्सन्स, राइट। ट्रांजैक्शन, दो लोग आपस में बिजनेस करते हैं या कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है। आप लॉ पढ़ रहे हैं, आप में से कुछ बच्चे ग्रेजुएट भी हैं, कुछ आपके बच्चे में से लॉ ग्रेजुएट भी हैं आप में से। तो ट्रांजैक्शन का मतलब बताइए। गिव एंड टेक बिटवीन 2 पर्सन्स इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। सबको ये बात पता है, आई नो सबको ये बात पता है। अब ये ट्रांजैक्शन सेल भी हो सकती है, ये ट्रांजैक्शन प्लेज भी हो सकती है, ये ट्रांजैक्शन गिफ्ट भी हो सकती है, और ये ट्रांजैक्शन एक्सचेंज भी हो सकती है। ये ट्रांजैक्शन बार्टर भी हो सकती है, और भी कई तरह की ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। अगर आप सोचेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो मोटा मोटा ये जो ट्रांजैक्शन मॉर्गेज भी हो सकती है। मैं कह रहा हूं कई तरह की ट्रांजैक्शन होती हैं। किसी एक ट्रांजैक्शन को आप मॉर्गेज भी कह सकते हैं। तो आइए इन सभी डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को पढ़ते हैं। मैं ब्रीफली इन ट्रांजैक्शंस को बताता हूं कि ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, और फिर अल्टीमेटली हम बताएंगे कि एक्सचेंज क्या होती है और इसके लिए ये कानून क्यों बनाया गया है, क्या इस चैप्टर में आपने पढ़ना है, कैसे इसके एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल से। जब आप कुछ बेचते हैं और बदले में आपको पैसा मिलता है तो उसे कहते हैं सेल। आपने कोई सामान बेचा, बदले में उसका पैसा मिला, इसको बोलते हैं सेल। इन कंसेप्ट पे मैं बता रहा हूं बेटा आपको, इन कंसेप्ट पे मैं बता रहा हूं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बड़े बड़े लेक्चर मैं ले सकता हूं। जब इन कंसेप्ट्स को मैं कवर करूंगा तो काफी डिटेल में कवर करूंगा। अभी ब्रीफली सिर्फ ये बता रहा हूं कि एक्सचेंज क्या होती है। ऐसे ही गिफ्ट, आप किसी चीज को किसी को दे रहे हो और बदले में कुछ ले नहीं रहे, इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको कहते हैं गिफ्ट। आप किसी को अमानत के तौर पे कोई सामान दे रहे हो, वो सामान उसको यूज करके वापस कर देगा, तो उसको बोलते हैं बेटा बेलमेंट। आप अपने लोन को सिक्योर करने के लिए कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप अपने सोने को गिरवी रख रहे हो, शेयर्स को गिरवी रख रहे हो, तो उसको बोलते हैं प्लेज। आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं मॉर्गेज। आप एक कमोडिटी दे रहे हैं और दूसरे आदमी से दूसरी कमोडिटी ले रहे हैं। मैंने आपको चावल दिए और तुमने मेरे को चमड़ा दिया। मैंने आपको गेहूं दिया और तुमने मुझे मसाले दिए। तो पहले के जमाने में जब पैसे का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग इस तरह से ट्रांजैक्शन करते थे।
तो उस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं बार्टर। तो आपने देखा, ब्रीफली मैंने बताया, बहुत ब्रीफली मैंने बताया कि देयर कुड बी मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, मोर्गेज, सेल, बिलमेंट, प्लेज, गिफ्ट, बार्टर, एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होती है? when we buy money with money, यानी जहां पे दो लोग ट्रांजैक्शन करें, मान लीजिए ए और बी के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुई है, ए ने बी को रुपये दिए हैं और बी ने ए को डॉलर दिए हैं, तो ए ने बी से डॉलर खरीदे। इस ट्रांजैक्शन को हम सेल भी नहीं कह सकते, क्योंकि सेल में गुड्स और मनी होने चाहिए। इस ट्रांजैक्शन को हम बोलेंगे एक्सचेंज। और जहां पे एक पार्टी दूसरी पार्टी से फॉरेन करेंसी में डील करे, तो उसको बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज। तो इंडिया में किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ के लिए, कान खोल के सुन लो बच्चों, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक हेल्थ के लिए यह बात बहुत जरूरी होती है कि उस देश के पास फॉरेन करेंसी के कितने रिजर्व्स हैं। यानी हमारे इंडिया के पास जितने रिजर्व्स फॉरेन करेंसी के होंगे, आप नरेंद्र मोदी के बारे में सुनते हैं, वो अपनी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। आप कांग्रेस से सुनते हैं, कांग्रेस अपने एरा के टाइम पर अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। तो यूजुअली आपने एक बात सुनी होगी, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर आप टीवी देखते हैं, अगर आप एक जागरूक सिटीजन हैं, तो न्यूज़पेपर में अक्सर आप सुनते होंगे पॉलिटिकल पार्टीज के स्पीचेस में, उनके भाषणों में, कि वो अक्सर ये बूस्ट करते हैं कि हमारे टाइम में फॉरेन रिजर्व इतना था और उस जमाने में फॉरेन रिजर्व इतना था। ठीक है, फॉरेन करेंसी रिजर्व इतना था। तो किसी भी देश के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस देश में फॉरेन करेंसी के कितने रिजर्व्स हैं। तो इन सब चीजों को, इन इतने इंपॉर्टेंट, इतने सेंसिटिव इशू को मैनेज करने के लिए एक कानून बनाया गया, उसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। यानी फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए एक कानून बनाया, और आईसीएसआई ने उस कानून को आपके सिलेबस का पार्ट बना दिया। तो आपकी स्टडी मटेरियल का ये फर्स्ट चैप्टर है, और पार्ट ए का ये पार्ट है। और पार्ट ए में, जैसा कि आप जानते हैं, आपको एक्सपर्ट लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, इस चैप्टर में से 90% क्वेश्चन, 90% चांसेस ये हैं कि एग्जाम में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही पूछेंगे। अराउंड 10 मार्क्स का ये चैप्टर आपके एग्जाम में आ सकता है। 10 नंबर के लिए ये चैप्टर आपका एग्जाम में कंफर्म आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी आज फर्स्ट लेक्चर है, तो मैं आज आपको इस सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। पहले जान लीजिए, समझ लीजिए आपके दुश्मन में कितना दम है, जिससे आपने लड़ना है, जिसको आपने हराना है, जिसके ऊपर जीत दर्ज करनी है, उसके अंदर कितनी जान है और आपके अंदर कितनी जान है। और मेरा आपको सपोर्ट है। हम दोनों की टीम बनेगी बेटा, आपकी और मेरी, और हम इस सब्जेक्ट के साथ फाइट करेंगे। ये समय बताएगा कि ये सब्जेक्ट जीतेगा या हमारा कॉम्बिनेशन जीतेगा। तो फर्स्ट चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। दूसरा चैप्टर है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर। भारत दूसरे देशों से फॉरेन एक्सचेंज कब रिजर्व होगा? अगर हम अपने देश में बनाएंगे और अपने देश में खा पी जाएंगे, तो हमारे पास बाहर की करेंसी नहीं आएगी। तो बाहर की करेंसी कब आएगी? जब फॉरेन ट्रेड करेंगे, यानी हमारे बिजनेसमैन बाहर सामान बेचेंगे और बाहर के लोग हमारे देश में सामान बेचेंगे। तो इसके लिए हर साल भारत सरकार एक पॉलिसी बनाती है, हर साल ये पॉलिसी को रिवाइज करती है। तो करंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट होगी, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आएगा, 5 से 7 नंबर का पेपर इसमें से आ सकता है। और जैसे कि लास्ट अटेम्प्ट में इसमें से शायद कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो ये जरूरी नहीं है कि मैं बता रहा हूं कि 10 नंबर का आएगा तो आएगा ही आएगा, ऐसा मतलब जरूरी नहीं है। हम जो आपको बता रहे हैं कि पिछले 5 साल के एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से बता रहे हैं। आईसीएसआई का ऐसा कोई मार्केशन नहीं है, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि वो ये बताए कि ये चैप्टर इतने मार्क्स का आएगा ही आएगा। दूसरा इसमें जो पार्ट है वो कंपटीशन एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है।
कंपटीशन एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो अगर ये दोनों को मिला लिया जाए, कंपटीशन एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को मिला लिया जाए, तो दोनों आपके मिलाकर आपके एग्जाम में 15 से 20 नंबर के ये चैप्टर आ जाते हैं। कंपटीशन एक्ट बात करता है फेयर कंपटीशन इन द मार्केट, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर की प्रोटेक्शन की बात करता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर को डिफाइन करता है और उसके क्या राइट्स हैं, उसके लिए अलग से जुडिशियल सिस्टम बनाया है। कंज्यूमर को मेन जो सिविल प्रोसीजर सिस्टम है, जो हमारे देश का मेन जुडिशियल सिस्टम है, उसके पैरेलल एक और जुडिशियल सिस्टम बनाया स्पेशल कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। कोई भी देश की उन्नति, डेवलपमेंट उसकी इकोनॉमी के बेस पर आंकी जाती है, उसकी इकोनॉमी पर बेस्ड होती है। तो इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर की पोजीशन सेम वैसी है जैसे एक दूल्हा होता है बारात के अंदर। आपकी बारात अगर हो चुकी है तो आप ये बात समझ गए होंगे, या आपने दूसरों की बारात जरूर देखी होगी, जरूर उसमें शामिल भी हुए होंगे, आपने जरूर उसमें डांस भी किया होगा, तो आप ये बात अच्छे से समझते हैं कि एक बारात के अंदर जो दूल्हे की पोजीशन होती है, इकोनॉमी के अंदर वही पोजीशन कंज्यूमर की होती है। तो कंज्यूमर अगर खुश रहेगा तो डिमांड बढ़ेगी तो सब चीजें अपने आप बढ़ेंगी इकोनॉमी के अंदर। कंज्यूमर खुश नहीं होगा तो डिमांड नहीं बढ़ेगी तो सब चीजें नेगेटिव होती जाएंगी। तो इसीलिए हमारे सरकार ने एक्सप्रेसली क्लेम कर दिया, दावा कर दिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के पास करके, कि साबित कर दिया कि हमारी सरकार कंज्यूमर की कितनी रिस्पेक्ट करती है, और उसके लिए उसकी ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने के लिए, उसके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल कानून बना दिया जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देगा। एक है कंपटीशन एक्ट, इससे भी इकोनॉमी में मजबूती मिलती है और कंज्यूमर को इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन मिलता है। अगर मार्केट के अंदर फेयर कंपटीशन होगा, अगर मार्केट के अंदर एक आदमी दूसरे आदमी को एंट्री को रोक नहीं पाएगा, यानी सबका हक है पैसा कमाना, सबका हक है बिजनेस करना, अगर इसमें मैक्सिमम लोग आएंगे और अपना काम करेंगे तो कंज्यूमर का उतना ही फायदा होगा। देखो, अच्छा कंपटीशन होगा, कंपटीशन किस में? सर्विस प्रोवाइडर में। जब एक सर्विस प्रोवाइडर था बीएसएनएल, तो उसकी सर्विसेज कैसे थी? फिर एयरटेल हो गया तो उसकी सर्विसेज कैसे आई? जब आइडिया आया तो सर्विसेज और बढ़ गई। जब वोडाफोन आया तो कंपटीशन का तो मजा ही आ गया। तो बेटर कंपटीशन के अंदर क्या होगा बेटा? बेटर कंपटीशन की बात जब हम करते हैं, किसकी बात करते हैं? सेलर के बीच में, सर्विस प्रोवाइडर के बीच में, प्रोड्यूसर के बीच में और मैन्युफैक्चरर के बीच में। अगर बेटर कंपटीशन होगा तो बेटर कंपटीशन में कंज्यूमर का इनडायरेक्ट फायदा होगा। आप पूछोगे सर कंज्यूमर का इनडायरेक्ट फायदा कैसे होगा? क्योंकि अगर कंपटीशन होगा यानी एक सर्विस को प्रोवाइड करने वाले कई लोग होंगे, एक तरह की गुड्स को प्रोवाइड करने वाले कई लोग होंगे, तो उसमें क्या होगा? बेटर क्वालिटी मिलेगी कम प्राइस पर। क्वालिटी बेटर मिलेगी, प्राइस कम पे करना पड़ेगा। और अगर मोनोपोली होगी, कंपटीशन नहीं होगा, तो एक ऐसा सिस्टम बनेगा जिसमें लो क्वालिटी हाई प्राइस पर मिलेगी, यानी क्वालिटी तो कम होगी, प्राइस उसका ज्यादा देना पड़ेगा। तो कंपटीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई, एक पावर सेंटर बनाया गया, और उस पावर सेंटर का नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सीसीआई कंपटीशन को प्रमोट करता है इंडिया में, कंपटीशन को प्रोटेक्ट करता है और कंपटीशन को रेगुलेट करता है। अगर आप कंपटीशन एक्ट में प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप कंपटीशन एक्ट में एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो जो भी आज इंडिया के अंदर कंपटीशन एक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, वो करोड़ों में उनकी इनकम है, करोड़ों की वो फीस चार्ज करते हैं। तो बचपन से ही मैं चाहूंगा कि यू शुड इंक्लाइंड टुवर्ड्स कंपटीशन एक्ट 2002, और मैं आपकी इसमें भरपूर मदद करने वाला हूं। मैं कंपटीशन एक्ट में जो आपकी नॉलेज रूपी बिल्डिंग बनेगी, उसकी मजबूत फाउंडेशन रखने वाला हूं। आपको कंपटीशन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के कंसेप्चुअल नॉलेज मैं आपको देने वाला हूं। शाबाश। ये हमारा तीसरा पार्ट था, और पहला पार्ट मैंने बताया
10 नंबर के लिए पहला पार्ट, मैक्सिमम मार्क्स 10 आ सकते हैं। 5 to 7 मार्क्स के लिए फॉरेन डायरेक्ट पॉलिसी आ सकती है एग्जाम में। कंपटीशन एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 15 मार्क्स का आपके एग्जाम में आ सकता है। और सेकंड फोर्थ चैप्टर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कई सारे कानून इसमें हम पढ़ेंगे। मेनली इसमें हम 3 एक्ट कवर करेंगे। आर्टिस्टिक वर्क को प्रोटेक्शन के लिए कॉपीराइट एक्ट है। लिटरल जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट्स है। पेटेंट साइंटिफिक के लिए होता है और ट्रेडमार्क्स के लिए ट्रेडमार्क लॉ है। तो ये तीनों कानून क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो आप अपनी बुद्धि को यूज करके, अपने इंटेलेक्ट को यूज करके बनाते हैं। जैसे आपने कोई आविष्कार कर दिया तो उसका फायदा सिर्फ आपको मिलेगा क्योंकि आपने अपनी लाइफ, पूरी लाइफ को उस आविष्कार करने में लगा दी। तो अगर आपको प्रोटेक्शन नहीं दी जाए, अगर आपको कानूनी संरक्षण नहीं दिया जाएगा तो आपके रिसर्च को सब लोग यूज करेंगे। मैंने एक बुक लिखी, अगर उसको सभी लोग यूज करेंगे तो मेरा उस मेहनत का फायदा क्या होगा? तो ऐसे अगर आप ऐसे काम को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो आने वाली जनरेशन्स को मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हैं, जिसमें कॉपीराइट एक्ट है, पेटेंट एक्ट है, ट्रेडमार्क लॉ है। तो उन सबको डिटेल में एक्सपर्ट लेवल पर हम आपको बताएंगे बेटा। लॉ रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन, ये बहुत मजेदार चैप्टर है और मैं खुद इसे बहुत एंजॉय करता हूं पढ़ाते हुए और पढ़ते हुए। और मेरे बुढ़ापे का ये सहारा भी होने वाला है। जब मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मुझसे इतने जोश के साथ नहीं बोला जाएगा, तो मैं आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन एक्ट में ही काम करूंगा। आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट क्या है? यह है ADR, अल्टरनेट, मेरे साथ बोलो ADR, A फॉर अंबाला, D फॉर दिल्ली और R फॉर राजस्थान। ADR, अल्टरनेट, मेरे साथ बोलो जोर से, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेगुलेशन मैकेनिज्म, ADR। इसके अंदर हम क्या करेंगे? हम एक पैरेलल सिस्टम क्रिएट करेंगे। उस पैरेलल सिस्टम से क्या होगा? पैरेलल जुडिशियल सिस्टम क्रिएट करेंगे। किसी भी देश में, आप किसी भी देश में कंपेयर करोगे, डेवलपिंग कंट्री को डेवलप्ड कंट्री के साथ कंपेयर करोगे, अमेरिका और भारत को कंपेयर करोगे, ऑस्ट्रेलिया और भारत को कंपेयर करोगे, बांग्लादेश और जर्मनी को कंपेयर करोगे, तो आपको एक चीज पता चलेगी कि जो देश जितना तरक्की कर चुका है उस देश में उतना ही ज्यादा जुडिशियल सिस्टम अच्छा है। यानी जुडिशियल सिस्टम इफेक्टिव होगा तो देश में डेवलपमेंट ज्यादा होगा। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसको फर्दर आप जैसे जैसे अपनी इस लीगल नॉलेज को आप बढ़ाएंगे तो ये बात आपकी समझ में आती जाएगी। यानी डिस्प्यूट सिविल सिस्टम, अब हमारे इंडिया में हाल देखो बेटा, हर एक हाई कोर्ट में हमारे पास 50-50 हजार केस पेंडिंग पड़े हैं। हमारा नाम दुनिया में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। जानते हो किसके लिए? फॉर पेंडेंसी ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस इन आवर कोर्ट्स। जब तक समय रहते, टाइम रहते न्याय नहीं मिलेगा तो लोगों को बिजनेस करने में, कमर्शियल एक्टिविटी करने में कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो लोगों के डिस्प्यूट्स का जल्द से जल्द निपटारा हो, उनको जल्द से जल्द रेमेडी मिले, तो इसके लिए एक कानून बनाया गया, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट। लोगों के डिस्प्यूट्स को जल्दी से जल्दी ये कैसे निपटा देता है, ये हम इस एक्ट को जब शुरू करेंगे तो चर्चा करेंगे इस पे, और ये इसमें आप बड़ा शानदार करियर बना सकते हैं। ज्यादा डिटेल में बात करेंगे आपके आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट में। इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। आईपीआर में हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और कंज्यूमर और कंपटीशन में मैक्सिमम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। मैं आपको बता दूं बात बेटा। तो आइए नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से लेके आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है, लेकिन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आप कुछ नहीं पढ़ते। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी होती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी होती है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पे स्पेसिफिक एक लॉ है, कानून है, इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी,
इसमें हम पढ़ेंगे कि हमें मॉर्गेज कैसे करना है, गिफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट करना चाहते हैं कैसे करेंगे, चार्ज क्रिएट कैसे करेंगे, अगर हम अपने लैंड को लीज पे देना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टीज क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारे कंसेप्ट बड़े एक्सपर्ट लेवल पर हम करेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं इस एक्ट को पढ़ाने के लिए क्या क्लेम कर रहा हूं, गूगल रैंकिंग में मैं नंबर फर्स्ट हूं। आप सर्च करेंगे वीडियो ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, आप सबसे पहले मेरा नाम पाएंगे। गूगल के अकॉर्डिंग आई एम द नंबर 1 पर्सन इन द वर्ल्ड टू टीच दिस सब्जेक्ट। ये भगवान का शुक्र है, आप सब स्टूडेंट्स का सपोर्ट है। और बेटा ये इस काम को करने के लिए, गूगल को ऐसा बताने के लिए मैंने पैसे बिल्कुल नहीं दिए हैं। ये मेरा जेनरिक सर्च इंजन गूगल मुझे नंबर 1 बताता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। और मैं आपको वायदा करता हूं, आपसे अच्छी नॉलेज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में किसी की नहीं होगी। शाबाश। आगे अगले पार्ट में हम फर्दर इन कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे। Thank you for watching this video. For more videos, please subscribe our YouTube channel. Thank you.